देखिए, हम बीपीएससी के सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। एक हमारा सिलेक्शन मटेरियल हम देते हैं, एक हम पूरा पेड क्विज में पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल की, और एक हमारी होती है टेस्ट सीरीज जिसमें हर लेवल की प्रैक्टिस होती है, पूरे सिलेबस का निचोड़ होता है। ठीक है, तो वही वाली टेस्ट सीरीज पूरा हम आपके सामने लाए हैं, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए कंप्लीटली रिवाइज और अपडेटेड जो आज की डिमांड है उस तरह की टेस्ट सीरीज है ये। हर तरह के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इजी मॉडरेट टफ एंड कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल लेंदी। आप अगर इसको पूरा जो है अटेम्प्ट करिए एक बार और बताइए आपका कितना स्कोर आ रहा है बेटा। अगर आप 40% क्वेश्चन सही कर ले जा रहे हो तो पीटी आपका आराम से जो है निकल रहा है। बीपीएससी का पीटी यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है, और अगर आप पिछले 5 सालों के बीपीएससी के पीटी के जो पेपर हुए हैं वो अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पैटर्न जो है बहुत तेजी से बदलता रहता है। कभी इजी पेपर आ जाता है, फैक्चुअल आ जाता है, कभी मॉडरेट आ जाता है, कभी टफ आ जाता है, कभी लेंदी आ जाता है। तो पैटर्न थोड़ा डायनामिक मोड में बीपीएससी भी ला रहा है। ठीक है, ये नए पैटर्न पे कैसा भी पेपर दे सकता है आयोग। अगर आपको बीपीएससी पीटी हर हाल में क्लियर करना है बेटा तो हर आयाम की तैयारी करके जाना पड़ेगा। पूरे हर स्तर पर आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए, यानी कि जो एग्जैक्ट सिलेबस में चीजें लिखी हुई हैं, प्लस सिलेबस तो पूरा जो चीजें हैं वो तो पढ़नी है सिलेबस वाली, प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न पर भी नजर रखनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या बदलाव हो रहे हैं वो भी देखने हैं। पीटी में सिर्फ आपको कट ऑफ निकालना है बेटा, इसके मार्क्स कोई फाइनल रैंकिंग में नहीं जाने हैं। फाइनल रैंकिंग होती है मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे, लेकिन पीटी एलिमिनेशन स्टेज अगर आप इसको क्लियर नहीं करोगे तो आप मेंस दे ही नहीं पाओगे, है ना। तो पीटी पे जो है टारगेट करना है, मतलब कट ऑफ पीटी का निकलना चाहिए। आपको 105 नंबर पे टारगेट करना ही करना है 150 में से। 3 सेक्शन ऐसे हैं जैसे करंट, साइंस और बिहार स्पेशल, ये 3 सेक्शन पे आप फोकस करके करीबन 85-90 क्वेश्चन इन्हीं 3 सेक्शन से आ जाते हैं। करंट के लिए कुछ नहीं, पिछले महीनों के जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लास्ट 1 साल के वीडियो वो देख डालो। एग्जाम से हम 21 दिन पहले आपको पापा वीडियो दे देंगे करंट का, वो देख डालना, बस पूरा करंट हो जाएगा। करीबन 30 क्वेश्चन आपके इससे कवर हो जाएंगे बीपीएससी के। साइंस के लिए हमारे पापा वीडियो ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप उनको भी देखोगे तो काफी कुछ इसमें कवर हो जाएगा। बिहार स्पेशल का हमने सब बिहार करंट देते ही हैं, बजट वगैरह इकोनॉमिक सर्वे दे ही चुके हैं हम, है ना। प्लस जो जैसे बिहार का अभी सेंसस पापा, फॉरेस्ट पापा, वो भी हम रिलीज कर चुके हैं। बिहार जीके का भी पापा वीडियो दे चुके हैं, इनको भी देख डालो। तो ये फ्री वाले इनिशिएटिव है, ये आपका करीबन 90 के आसपास नंबर इसी से आ सकते हैं। प्लस इसके अलावा हमारे बिहार जीके के क्वेश्चंस का भी पापा वीडियो दिया, वो भी आप देख के काफी कुछ जो है, अगर एससीएस के फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो करते हैं तो कट ऑफ के आसपास उसी से हो जाते हो। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर जो है आप थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हैं तो एक काम आप ये करिए, जितने दिन बचे हुए हैं बीपीटी में, ठीक है, इसमें आप 3 चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए बेटा बीपीएससी का, हर हाल में आप कट ऑफ निकाल सकते हो। ठीक है, क्या 3 चीजें? एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल आप जो है लेके पढ़ लो, ठीक। एससीएस की पेड क्विज पूरी लगा लो, एससीएस की टेस्ट सीरीज पूरी लगा लो, जो हमने टोटल टॉपिक वाइज और जो है फुल लेंथ मिला के दी हैं। ये 3 चीजें अगर आपने कर ली तो कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है। इवन अगर आपने एससीएस की पेड क्विज पूरी और एससीएस की पूरी टेस्ट सीरीज, टोटल जो हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और प्लस जो है सेक्शन वाइज देते हैं जितनी भी हमारे पेड ग्रुप में, कंप्लीट सारी, ये दोनों भी अगर आपने लगा ली तो करीबन 50% से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आ जाते हैं। इसके अलावा हमने आपके लिए एक बीपीएससी का प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है। अगर आप उसके सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आपके करीबन 75 के आसपास जो है क्वेश्चन उसी से सही हो सकते हैं। ये लास्ट के 15-20 दिन में करिएगा सिर्फ, ठीक है। प्रैक्टिस बैच में हम क्या करवा रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आज भी रिलेवेंट हैं पिछले 10-15 सालों के, उन सबकी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के फॉर्म में करवा रहे हैं। आप उसको पढ़ो मत, उसको प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू को। ये प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगा ज्ञान एजुकेशन ऐप में, ठीक है। आप पीवाईक्यू को टॉपिक वाइज हमने टेस्ट सीरीज बना के दे दिया है, आप उसको प्रैक्टिस करो, उसमें रैंकिंग देखो, एनालिसिस देखो, एक्यूरेसी देखो, है ना, टॉप 50 स्टूडेंट में आप आ पा रहे हो कि नहीं वो देखो। प्लस इसके अलावा हमारी टोटल टेस्ट सीरीज तो 60 हैं, उनमें से हमने 6 फल्टी इसमें दे दी है प्रैक्टिस बैच में, आप उसको जो है प्रैक्टिस करो। प्लस जो है 5 हमने बिहार जीके और करंट अफेयर की दे दी है, बिहार स्पेशल की टेस्ट सीरीज, उसमें से प्रैक्टिस करो, अपनी रैंक वगैरह देखो, है ना, टॉप 50 में आप आ पा रहे हो कि नहीं। प्लस 9 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे दी हैं, तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस बैच में। इसके अलावा करंट अफेयर की मंथ वाइज प्रैक्टिस का भी इसमें है कि भाई आप पिछले 1 साल के अगस्त 2024 से लेकर अभी तक के हर मंथ के करंट अफेयर की प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस बैच में। टोटल नेशनल इंटरनेशनल वाले करंट अफेयर की भी और बिहार स्पेशल करंट अफेयर की भी मंथ वाइज इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ 99 में मिल जाएगा आपको, लास्ट के 15-20 दिन में बस ये करिएगा, ठीक है। कूपन कोड है इसका ज्ञान सर डिस्काउंट। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। 71st बीपीएससी पीटी 2025 के लिए साइंस का टेस्ट हम देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके सामने हैं, आपको पता है, पॉज करके हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है आप उसमें पढ़ लीजिए। कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को सिलेक्शन वाली तैयारी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, खास करके हमारी पेड क्विज, हमारी लिस्टिंग, कंपाइलेशन, करंट अफेयर्स और आखिर में आती है हमारी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपकी ड्रिल है, 1 घंटा इंटेंस प्रैक्टिस जिसमें आपको अपना एलिमिनेशन टेक्निक, अपना स्पीड और अपनी एक्यूरेसी, इस पे काम करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सही बताना है। कुछ डिवाइसेस दिए हुए हैं, वो क्या मापते हैं आपको देख के बताना है। फोटो
ग्राफ दिया हुआ है, ये टेलीग्राफ या टेलीफोन के माध्यम से लंबी दूरी तक तस्वीरें प्रसारित कर सकता है। पायरोहेलियोमीटर सूर्य से सीधे आने वाले सौर विकिरण को नापता है। रेडियोमीटर थर्मल विकिरण को मापता है। और रिफ्रैक्टोमीटर पारदर्शी मीडिया में अपवर्तनांक को निर्धारित करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडिया का निर्धारित करता है। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए सी, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। ये जो आपकी बात हो रही है, जो थर्मल रेडिएशन को मापता है, ये आपका मापता है रेडियो माइक्रोमीटर। रेडियो माइक्रोमीटर, बाकी आपके ठीक दिए। सेकंड में आपको सही बताना है। सूर्य की किरणों की तीव्रता इंटेंसिटी क्या होगी उसको नापने के लिए एक्टिनोमीटर होता है। किसी वाहन की गति की वृद्धि क्या होगी उसके लिए एक्सेलेरोमीटर है। वैज्ञानिक प्रयोगों में ऊंचाई स्तर को मापने के लिए कैथेटोमीटर है। दूसरे व्यक्ति को अपनी बात और आदेश सुनाने के लिए वाला रिकॉर्डिंग उपकरण डिक्टोफोन कहलाता है। आंसर बताएंगे। ये सारे सही है। ये पूरी लिस्टिंग आपको दी हुई है। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग वाला पीडीएफ वीडियो देख के यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। थर्ड में आपको सही बताना है। मूल मात्राओं से प्राप्त जो बाकी भौतिक राशियां होती है उनको मूल इकाइयों के संयोजन के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिन्हें बेसिकली व्युत्पन्न यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। मीटर स्केल का उपयोग आप किस लिए करते हैं? 10⁻³ से 10⁻² तक मापने के लिए। वर्नियर कैपिलस 10⁻⁴ की सटीकता तक लंबाई माप सकता है। स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर 10⁻⁵ तक के लिए। क्या हो जाएगा आंसर? ये भी आपके सारे सही हो जाएंगे। फोर्थ देखेंगे, आपको यहाँ पे सही चुनना है। देखिए डिराइव्ड यूनिट और भौतिक राशि दिया हुआ है, तो आपको सॉल्व कीजिए इसको खुद से। तो देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। मोमेंटम ठीक है, आपका एक्सेलरेशन ठीक है, रेजिस्टेंस ठीक है। गलत क्या हुआ? वर्क एनर्जी, कार्य या ऊर्जा, ये होता है आपका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा जिसको जूल भी कहते हैं। ठीक है, बाकी आप जानते ही हैं, ओम एंड ऑल। सही चुनना है यहाँ पे आपको। कोई वस्तु इकाई समय में एक निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करेगा उसे वेग कहेंगे, उसे वेलोसिटी कहेंगे। वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करेगा और सापेक्ष गति का विरोध करता है घर्षण बल कहलाता है, फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। बॉल बेरिंग क्या है? एक उपकरण है जिसका उपयोग घर्षण को कम करने के लिए करते हुए घूर्णी या रैखिक गति को सक्षम करने के लिए किया जाता है। रोटेशनल और लीनियर मोशन इनेबल हो पाए इसलिए होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उसका त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन कहते हैं। बहुत बेसिक चीजें हैं, गलती होने की बहुत संभावना होती है, आपको छोटी छोटी चीजें बार बार पढ़नी है। सही बताएं। जब कोई पिंड गोलाकार पथ पे चल रहा है राउंड में, तो उसकी गति को बनाए रखने के लिए केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगेगा जिसको कहेंगे अभिकेंद्रीय, सेंट्रीपिटल। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, कि पिंड की गति को वृत्ताकार पथ पे, सर्कुलर पाथ पे बनाए रखने के लिए अंदर केंद्र की ओर एक बल लगेगा। ये तो बाहर है, ये और है अपकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल। दो या दो से ज्यादा कणों का टकराव या परस्पर क्रिया जिसमें उनके बीच थोड़े समय के लिए शक्तिशाली बल कार्य करे उसे कहेंगे संघट्ट, कोलिजन कहेंगे उसको। आंसर बताएंगे। तो देखिए ये ध्यान से पढ़ने की चीजें थी दोनों। ठीक है, जब फोर्स अप्लाई और आउटवर्ड जाए सेंटर के तो वो होता है सेंट्रीफ्यूगल और ये होगा सेंट्रीपिटल। ये अंदर बाहर ऐसे करके याद कर लेना, इंटरचेंज हो गया। सेवेंथ में आपको गलत चुनना है। अब देखिए -25.6 डिग्री सेम रहेगा फ़ारेनहाइट सेल्सियस पे, -40 फ़ारेनहाइट र्यूमर में सेम रहेगा और 574.25 फ़ारेनहाइट केल्विन पे सेम रहेगा और 0 डिग्री पे सेल्सियस और र्यूमर स्केल समान रहेगा। पहला और दूसरा गलत है, देखिएगा। फ़ारेनहाइट सेल्सियस -40 पे सेम रहेगा और फ़ारेनहाइट र्यूमर -25.6 पे सेम रहेगा। ये भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं आप। करेक्ट चुनना है आपको सोनार। पानी में स्थित किसी भी वस्तु की दूरी निर्धारित करना, अल्ट्रासोनिक तरंगों का यूज करना, किसी भी वस्तु की दिशा और गति को मापना, इसके लिए हेल्पफुल होता है ये। गैल्टन की सीटी एक ऐसी सीटी है जो अल्ट्रासाउंड उत्सर्जित करती है जिसका उपयोग कुत्तों को प्रशिक्षित करने और बुलाने के लिए किया जाता है फौज वगैरह में, और जो ये बॉम्ब स्क्वाड होते हैं सब में डॉग्स होते हैं ट्रेंड। हृदय की छवि हृदय के विभिन्न हिस्सों से अल्ट्रासाउंड को प्रतिबिंबित करके बनाई जाती है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ये तीनों बिल्कुल सही है। 9th में आपको सही चुनना है।
धातुओं के अलावा कुछ द्रव और गैसें भी विद्युत चालन होता है, मतलब मेटल्स के अलावा इलेक्ट्रिक कंडक्शन लिक्विड्स और गैसेस में भी होता है, और धातुओं में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनकी विद्युत चालकता अचालक की तुलना में बहुत ज्यादा है, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं नॉन कंडक्टर्स की तुलना में कंडक्टिविटी उनकी ज्यादा है लेकिन कंडक्टर्स से कम है, इनको कहते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम है या शून्य है, उनमें आवेश का प्रवाह संभव नहीं है, अतः वे पदार्थ विद्युत के कुचालक हैं। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दूर दूर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स तभी मूव करती है ना कोई भी चीज, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही हो गई है। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखेंगे, आपको सही चुनना है। कैपेसिटर केवल प्रत्यावर्ती धारा संकेतों को पारित करने की अनुमति देता है और चार्ज होने पर द्विष्ट धारा संकेतों को अवरुद्ध करता है, ब्लॉक करता है डायरेक्ट करंट सिग्नल्स को। और इसका यूज क्या है? विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करना। किसी पदार्थ का एक आयाम नैनो रेंज तक कम कर दिया जाए जबकि अन्य दो आयाम सेम रहे, तो जो प्राप्त संरचना है उसको क्वांटम वेल कहेंगे, क्वांटम वेल। बायो-सेवर्ट लॉ क्या है? एक नियम है, एक समीकरण है जो एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। क्या हो जाएगा आंसर? ये भी आपके सारे बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। सही बताना है। रबर मोल्ड का उपयोग नियोडिमियम मिश्र धातु के निर्माण से किया जाता है और इस प्रक्रिया को आइसोस्टेटिक प्रोसेसिंग या प्रेसिंग कहते हैं। लेंस का नियम, लेंस लॉ क्या कहता है? प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होगी कि उस कारण का विरोध करेगी जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है, उसी चीज का विरोध करेगी जहां से आया है। अवरक्त विकिरण का उपयोग, इंफ्रारेड रेडिएशन, रात्रि दृष्टि के लिए किया जाता है और इसका उपयोग सुरक्षा कैमरों में भी किया जाता है। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट्स हैं। तेज पढ़ने की प्रैक्टिस कर लो तो देखो फिर क्या मजा आएगा एग्जाम देने में। ठीक है, सही है वो भी सब। फिर देखो, फर्मी लेवल क्या है? जो ठोस के भीतर सबसे कम मजबूती से बंधे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को माप सके। प्रकाश की कण प्रकृति का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन को समझने के लिए किया जाता है, जो पार्टिकल नेचर है लाइट की उसका। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव विकिरण की क्वांटम प्रकृति को सिद्ध करता है। गीजर काउंटर एक प्रकार का कण डिटेक्टर है, इट इज अ पार्टिकल डिटेक्टर जो आयनकारी विकिरण को, आयोनाइजिंग रेडिएशन को मापता है। ये भी आपके सारे बिल्कुल सही है। 13th में आपको सही चुनना है। एक आदर्श कठोर पिंड क्या है? एक आइडियल रिजिड बॉडी क्या है? जिसके कणों के बीच बल लगने पे भी दूरी नहीं बदले। किसी भरे हुए वाहन को चलाने के लिए, उसे चालू रखने के लिए आवश्यकता से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा क्योंकि हर बार वाहन की गति में आया घर्षण कम हो जाएगा। तुल्यकाली उपग्रह, सिंक्रोनस सैटेलाइट्स या फिर जियो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो है वो पृथ्वी के केंद्र से लगभग 4.22 × 10⁴ किलोमीटर पे होता है। गोलाकार कक्षा में भूमध्य रेखीय विमान में चलते हैं, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में इक्वेटोरियल प्लेन में वो चल रही होती है। किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता उस पदार्थ की विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता को प्रकट करती है। ये भी आपके सारे सही हो जाएंगे। आपको इनमें से कोई नहीं आता है, आप पॉज कीजिए, आराम से बैठ के उस स्टेटमेंट को लर्न कीजिए, पढ़िए और देखिए, तो आपको गलत नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे करेक्ट दिया, यहाँ पे इनकरेक्ट दिया, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। छोड़िए, ट्रैकिंग ट्रांसमीटर और रिसीवर की सहायता से डॉपलर ट्रैकिंग के माध्यम से कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी से स्पष्ट रूप से ट्रैक किया जाता है। मतलब डॉपलर ट्रैकिंग का यूज होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए। गुप्तोत्तर काल के, पोस्ट गुप्ता पीरियड के मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी और ये पहले थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। एक समान घनत्व के खोखले गोले के कारण इसके अंदर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान पर आकर्षण बल शून्य नहीं होता। तो डी है आपका। देखेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ट्रैक हो सकती हैं क्लियरली जो है किससे? अर्थ से, डॉपलर ट्रैकिंग से। एक ट्रैकिंग ट्रांसमीटर और रिसीवर चाहिए होता है। ठीक है, ये ट्रैकिंग पॉसिबल होती है डॉपलर इफेक्ट की वजह से, और ये भ्रम सिद्धांत था, ये भी ठीक दिया हुआ है। और हॉलो स्फीयर जो रहेगी यूनिफॉर्म डेंसिटी की, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी पॉइंट पे 0 रहेगा। ठीक है, तो मतलब थर्ड गलत हो गया, तो हमने गलत चुनना था, तो थर्ड गलत है, बाकी पहला दूसरा सही है। 15th में आपको सही चुनना है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो किसी पिंड तथा उसके परिवर्ती माध्यम के बीच उनमें तापांतर के कारण प्रवाहित होती है। ऊपर और निचले फलकों के समानांतर 2 बल लगाए जाएं तो ठोस शरीर इस तरह विकृत हो जाएगा कि ऊपरी फलक निचली फलक के सापेक्ष एक तरफ विस्थापित हो जाएगी। 2 फोर्सेस लगाई जा रही हैं पैरेलली, 2 फेसेस पे। किसी प्रत्यास्थ वस्तु की लंबाई में परिवर्तन उस पर आरोपित बल के समानुपाती होगा।
प्रतिबल विकृति के समानुपाती होगा। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये आपके सारे सही हो गए हैं। 16th देखेंगे, यहां पे हमको सही चुनना है। थर्मसों में जो उपयोग किए जाने वाला कांच या स्टील होता है उस पर चांदी की परत चढ़ाते हैं, तो इसलिए चीजें गर्म रहती हैं। और टोस्टर इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग करता है और संवहन विधि द्वारा ब्रेड को टोस्ट करता है, कन्वेक्शन मेथड से टोस्ट करता है। इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में, एंटी फ्रीज के रूप में होता है। कृष्ण विवर अनंत घनत्व का एक द्रव्यमान है। ब्लैक होल जो है वो एक मास फिल्ड बॉडी है इनफाइनाइट डेंसिटी की। ये इनविजिबल है, मतलब ये कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। ब्लैक होल में जो चीज गिरेगी वो अंदर ही समा जाएगी। क्या हो जाएगा आंसर? बी है आंसर इसका। तो आपका नहीं, डी सॉरी, आंसर सारे सही हैं बिल्कुल, इसको काट दो। फोर्थ भी तो सही है बिल्कुल। 17 देखेंगे, सही चुनना है। आर्द्रता कम होने पर वायु में ध्वनि की गति बढ़ जाती है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पे वायु का घनत्व कम हो जाता है। ध्यान से सुनना, ह्यूमिडिटी, आजकल का मौसम। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन इन रेशों के बीच मौजूद हवा के कारण ऊष्मा चालन होता है। प्रेशर कुकर आदि जैसे खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी एबेनाइट के हैंडल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लकड़ी एबेनाइट ऊष्मा के कुचालक हैं, पोर कंडक्टर्स हैं हीट के। 2 और 3 सही हो गया। पहला क्यों गलत हुआ? देखो, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाएगी, इंक्रीज जैसे ही होएगी ह्यूमिडिटी। सुन लिया ध्यान से? दोबारा बता रही हूँ, स्पीड जो है आर्द्रता बढ़ने पे ध्वनि की गति बढ़ जाएगी, कम होने पे नहीं, बढ़ने पे, दोनों डायरेक्टली हैं रिलेटेड। 18th में आपको सही बताना है। जब तरल पदार्थों को गर्म किया जाएगा तो उनका आयतन बढ़ जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उनका घनत्व कम हो जाएगा। लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री पे 4 डिग्री 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के बीच अलग बिहेव करेगा पानी। जब झील के तल से हवा का बुलबुला ऊपर उठने लगेगा तो नीचे की तुलना में ऊपर दबाव कम होगा, जिससे हवा के बुलबुले का आयतन बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग्स मॉड्यूल और अपरूपण गुणांक, शेयर कोफिशिएंट, ये केवल ठोस पदार्थों के लिए रेलिवेंट है, क्योंकि केवल ठोसों की लंबाई और आकार होती है, लेंथ और शेप होता। आंसर बताएंगे। थोड़ा बेसिक वाली है ये साइंस, थोड़े कॉन्सेप्ट आपके 9th-10th के सॉलिड हैं तो बात बन जाएगी। पृथ्वी के वायुमंडल के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, रिफ्रैक्शन से तारे टिमटिमाते हैं। सामान्य प्रकाश में रखी कोई वस्तु उस प्रकाश के रंग की प्रतीत होती है, जिसे वह परावर्तन या अपवर्तन के माध्यम से हमारी आंखों तक भेजती है। जब कोई प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वो उल्टा होगा, और आभासी होगा तो सीधा होगा, मतलब रियल इमेज उल्टी होगी, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगी। जब उत्तल दर्पण को पानी में डुबोया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी इज द आंसर। 1 to 3 सही है। जब किसी कॉनकेव मिरर को, कॉनकेव कौन सा होता है? अवतल दर्पण को, मिरर है और लेंस है, इसका भी फर्क देख लेना, ठीक है? यहाँ पे मिरर की बात हो रही है। 20th में सही बताएंगे। शुद्ध हीरा दृश्य प्रकाश संचारित करता है और स्पष्ट रंगीन क्रिस्टल के रूप में दिखाई देता है। ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक से बने बेहद पतले बेलनाकार खोखले ट्यूब हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब के सिद्धांत पे, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। रिफ्लेक्शन है कि रिफ्रैक्शन है, हर जगह ये ध्यान देना जरूर। सीडी प्लेयर में उपयोग किए जाने वाला लेंस पराबैंगनी लेजर प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो सीडी की चमकदार सतह से परावर्तित होता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। अब तो खैर कहीं यूज हो रहा है ये सब। लेजर एक उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पे ऑप्टिकल प्रवर्धन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो ये आपके सारे बातें सही हैं, ठीक है? TIR याद रखना सारी चीजें। ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है। सही विकल्प चुने। मनुष्य के सुनने की तीक्ष्णता, थ्रेशोल्ड जो है हियरिंग की, वो 1/16 ऑफ अ सेकंड है और दृष्टि 1/10 है। हेड मिरर का उपयोग डॉक्टर कान, नाक और गले की जांच के लिए करते हैं। यह एक छोटे छेद वाला अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। सफेद रंग पूरी तरह से प्रकाश को परावर्तित करता है, जिसके कारण बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है। ध्यान से। 2 और 3 ठीक है। पहला क्यों गलत हुआ? देखिए, हियरिंग जो है वो 1/10 है, देखना जो हमारा विजन है, कोई इमेज बनती है, वो 1/16 पे बनती है, ठीक है? इन दोनों को बदल लो आपस में। सही चुनना है।
श्रव्य संकेतों को प्रसारित करने के लिए आवृत्ति मॉड्यूलन टेक्निक, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम सुनते हो ना आप, उसकी फुल फॉर्म यही होती है। इस तकनीक के माध्यम से प्रसारित सिग्नल किसी भी प्रकार के शोर और विरूपण से मुक्त होते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग प्रसार की दिशा में लंबवत दोलन करेंगे, परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करेंगे। अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो हैं जिनमें प्रसार की दिशा में दोलन करेंगे, ऑसिलेट करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। टेलीविजन प्रसारण में ध्वनि प्रसारण के लिए आयाम मॉड्यूलेशन का उपयोग किया जाता है, एम्पलीट्यूड एएम मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी योर आंसर। देखिए, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में एफएम ही यूज होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ही यूज होता है, और किसके लिए? साउंड के लिए। और एएम किसके लिए यूज होता है? एम्पलीट्यूड वाला यूज होता है पिक्चर के लिए। 23 में आपको सही बताना है। बड़े स्टेटमेंट्स हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ, आपको भी पढ़ने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो इसमें कोई ये ना रहे कि इतने बड़े तो नहीं आएंगे मैम ये और वो। तो आप नहीं चाहते टेस्ट करना मत कीजिए, पर चाहते हैं तो ढंग से कीजिए। परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए कार्बन और ग्रेफाइट जैसे मंदकों का यूज होता है, मॉडरेटर्स यूज होते हैं। विखंडन से न्यूट्रॉन की गति बहुत ज्यादा होगी और श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखने के लिए, चेन रिएक्शन टूटना नहीं चाहिए, उसको बनाए रखने के लिए इसमें संयम द्वारा बहुत धीमा इसको किया जाता है। आरओ द्वारा डिसैलिनेशन जो होता है, आपके घर में रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ प्लांट्स लगे हैं सबके यहाँ, मतलब आरओ प्लांट क्या हो, आरओ लगा हुआ है। अलवीकरण के लिए आस्माटिक झिल्ली के उपयोग की आवश्यकता होती है। परासरण दबाव के ऊपर जितना अधिक दबाव लगाया जाएगा, झिल्लियों में ताजे पानी के परिवहन की दर उतनी ज्यादा हो जाएगी। ट्रांसफार्मर को एक निष्क्रिय विद्युत उपकरण के रूप में आप डिफाइन कर सकते हैं, जो पारस्परिक प्रेरण की प्रक्रिया से विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का होता है। इंग्लिश वाले साथ साथ चीजें देखते चलेंगे। सही चुनना है। अब देखिए, कन्वर्जन वाला एक क्वेश्चन जरूर आना है पेपर में। डायनेमो इलेक्ट्रिकल को, मैकेनिकल को विद्युत में, और विद्युत पंखे जो हमारे नॉर्मल फैंस हैं वो मैकेनिकल को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। और टरबाइन जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और पंचक्की जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। बताओ, ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को, तुक्के ना लगाना इनमें बिल्कुल भी। 1 2 3 सही है। विंडमिल उल्टा है, M2E है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है विंडमिल। 25 बताओ, विद्युत प्रतिरोध का नियम, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने। ये ओम जिनके इस पे नाम बना है ये, ठीक है। प्रकाश के कण का सिद्धांत, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, किसने दी थी? क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने। रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, एल्बर्ट आइंस्टीन ने। और प्लवनशीलता, फ्लोटेशन की थ्योरी किसने दी थी? आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं ना। 1 3 और 4 सही है। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट किसने दी थी? न्यूटन ने। ये किस किस का गलत हुआ बताओ जल्दी मुझे, ठीक है, ना कि क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने। ध्वनि के स्रोत और उनकी इंटेंसिटी दी हुई है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। देख लो एक बार। तो रॉकेट का होता है 160 to 170 डेसिबल, असाधारण बातचीत 40 to 60 है, जोरदार बातचीत 70 80 है, और सायरन आपका 190 से 200 होता है डेसिबल, ठीक है। तो 1 2 3 सही है, 4th में दिक्कत है। सही चुनना है यहाँ पे आपको। सोनार जो है वो पराश्रव्य तरंगों के अपवर्तन पे, रिफ्रैक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स पे काम करता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के सिद्धांत पे काम करता है, वेव नेचर इलेक्ट्रॉन की जो है। विद्युत जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। और वायुयान जो है आपका एयरक्राफ्ट, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है। आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 सही है। पहला क्यों गलत हुआ? अभी तो कहीं ऊपर आप देख के आए हो, अल्ट्रासोनिक वेव्स के रिफ्लेक्शन पे काम करता है। रिफ्लेक्शन, अंतर बताएंगे मुझे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में एक लाइन में, ठीक है। अपवर्तन नहीं, परावर्तन पे काम करता है। कमेंट करके मुझे डिफरेंस बताइए। सही बताना है आपको। मशीन और उनके आविष्कारक दिए हुए हैं, देखिए सॉल्व कीजिए इसको। तो जो आपका ट्रांसफॉर्मर है, इसके थे आपके ऑटो ब्लेथी, ठीक है। माइक्रोमीटर के विलियम कैस्कोजीन, और गैस इंजन आपके गॉटलीब विल्हेम डेमलर, ये। और बैरोमीटर आपके टॉर्सिली। ये इंटरचेंज हो गया। 1 और 2 सही है। पूरी लिस्ट दी हुई है,
पूरी प्रिपेयर करनी है। गहरे समुद्र की मछलियों को समुद्र की सतह पे लाया जाता है अगर, तो उनका शरीर फट जाता है क्योंकि शरीर में खून बहुत अधिक दबाव में बहता है। ऑटोमोबाइल में अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है रियर व्यू मिरर के रूप में, जो पीछे देखने वाला शीशा होता है। परासरण के कारण नमक के पानी में अचार बनाने पर कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं क्योंकि पानी अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहता है। रॉ मैंगोज, आप जब अचार डालते हैं आम का, पहले काट के उसको भी लगा लीजिए आप। करेला जब काट के बनाते हैं तो पहले नमक लगा के रखते हैं ना कि पानी छोड़ देगा, तो ऑस्मोसिस से पानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे फ्लो कर जाता है। क्या ऐसा है? आप बताएंगे मुझे। बिल्कुल है, दूसरा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे आपके कॉन्वेक्स होते हैं यूज, कॉन्वेक्स। ये तो शायद सबका सही हुआ होगा, सब कोई ना कोई व्हीकल चलाते ही हैं, इतना तो पता ही है बेसिक। सही बताना है। जब किसी कांच की छड़ को भाप में रखा जाए, स्टीम में, तो उसकी लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। पेक्लोक्लीन क्या है? जल निकाय में घनत्व प्रवणता का प्रतिनिधित्व, डेंसिटी ग्रेडियंट। हेलोक्लाइन लवणता प्रवणता, सैलिनिटी ग्रेडियंट। और थर्मोक्लाइन रैपिड टेम्परेचर चेंज, जैसे जैसे मतलब पानी या हवा के शरीर में गहराई के साथ साथ तेजी से तापमान परिवर्तन। बताएंगे। ये आपके सही हो गए सारे। 31 में आपको सही चुनना है। सोडियम मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सीजियम क्रियाशील है सबसे ज्यादा, धात्विक तत्व, मेटालिक। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। 134 सही है। ये क्यों गलत हुआ? फ्लोरीन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। 32 में सही बताना है। 1898 में मैरी क्यूरी को उनके पति पेरे क्यूरी ने रेडियोएक्टिव तत्व पोलोनियम की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटा का गुण प्राय भारी नाभिकों में पाया जाता है क्योंकि भारिक नाभिक स्थायी होते हैं, न्यूक्लियस स्टेबल होता है इनका। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरेल, 1896। तो ये आपका सी है आंसर। फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, दूसरा क्यों गलत हो गया? देखिए, जो प्रॉपर्टी है रेडियो एक्टिविटी की, वो इसलिए पाई जाती है हैवी न्यूक्लियाई में क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है, अस्थायी होते हैं ये। 33 में आपको सही बताना है। किसी तत्व के समभारिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होगी लेकिन न्यूट्रॉन की अलग होगी, आइसोबार की बात हो रही है। आइसोटोप में क्या होगा? समान परमाणु द्रव्यमान लेकिन भिन्न परमाणु संख्या। घोल विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में मौजूद विलय की मात्रा को रसायन विज्ञान में घोल की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, ये तो सही हो गया आपका। ये बात हो रही है आइसोटोप की पहले वाले में, और ये बात हो रही है आइसोबार की। रट लेना इनको चीजों को, ऐसे ही कंफ्यूज करेगा पेपर में। 34 में सही बताना है। किसी पृथक गैसीय परमाणु के भारी आवरण से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको उसका आयनन ऊर्जा कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। किसी तटस्थ पृथक गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने से निकलने वाली ऊर्जा को उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल, हैवी वाटर कहते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? एच.सी. यूरे ने और E.W. वॉशबर्न 1932 में। जल की कठोरता उसमें घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार फ्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट वगैरह की वजह से होती है। पहला दूसरा सही है, चौथा क्यों गलत हुआ? हार्डनेस किस लिए होती है? हार्डनेस होती है क्योंकि उसमें डिसॉल्व्ड कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड होता है, फ्लोराइड नहीं। सल्फेट होता है, नाइट्रेट होता है। अब देखो, एक्सेट्रा वालों को आप एक लाइन में पढ़ते ले गए होंगे, पर यहीं पे हो गया ना, तो ये ध्यान देना है। 35 में आपको सही बताना है। किसी चालक के तापमान में परिवर्तन के कारण उसमें विभव में परिवर्तन होता है। इस घटना को थॉमसन प्रभाव कहते हैं, थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। वायु या रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं के विनाश को संक्षारण कहा जाता है, कोरोजन कहा जाता है। बॉयल का नियम समदाबी परिस्थितियों के तहत आयतन और परम ताप के बीच का संबंध है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अंडर आइसोबारिक कंडीशंस। डाल्टन के आंशिक दबाव के नियम के अनुसार, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अक्रिय गैसों के मिश्रण का कुल दबाव उनके आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है। व्हाट विल बी योर आंसर? सी। थर्ड क्यों गलत हुआ? दिस इज चार्ल्स लॉ। बताओ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सारी चीजें आपको
पक्का से पता होनी चाहिए। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ है आपका कि फिक्स्ड टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर जो लगा रही है वो गैस। यही होता है कि नहीं? बताइए। यही होता है, आप बता दीजिए। चलिए, चार्ल्स और बॉयल्स दोनों हो गए यहाँ पे। 36 देखेंगे। ओजोन का उपयोग तेल, हाथीदांत, स्टार्च, आटा, नाजुक कपड़ों को ब्लीच करने और कृत्रिम रेशम और कपूर बनाने में किया जाता है। ओजोन। एसिटिलीन क्या है? रंगहीन, गंधहीन, पानी में थोड़ा घुलनशील गैस है। अशुद्ध एसिटिलीन की गंध लहसुन जैसी, गार्लिक जैसी होती है। मिथाइल अल्कोहल को इतने टेम्परेचर पे अतिरिक्त सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करें तो एथिलीन बन जाएगा। इथाइलिन और एसिटिलीन, देख रहे हो दोनों अंतर है इनमें। मिथाइल अल्कोहल सबसे पहले लकड़ी के आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके लिए वुड स्पिरिट या वुड नेप्था भी इसको कहा जाता है। 1 to 4 आर करेक्ट, थर्ड गलत हो गया। क्यों गलत हो गया थर्ड? देखिए, इथाइलिन कैसे बनता है? इथाइल अल्कोहल को एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जाता है। एक सेकंड, करेक्ट पूछ रहा है ना? हाँ, ओजोन ब्लीचिंग में यूज होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। विद एक्सेस, यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल है ना, इथाइल अल्कोहल के साथ इसको हीट किया जाता है, इतना ध्यान दीजिएगा। मिथाइल नहीं, इथाइल अल्कोहल के साथ। टेम्परेचर सही दिया हुआ है, ठीक है। 37 में निम्नलिखित में से मिथाइल अल्कोहल के उपयोग आपको बताने हैं, किस किस तरीके से उपयोग में आता है ये बताइए। तो पेंट, वार्निश, सेल्यूलाइड वगैरह के लिए, ठीक है। मोटर इंजनों में ईंधन के रूप में, ठीक है। और किस लिए यूज होता है? रंग, इत्र, दवाइयों में, ये ठीक है। कार्बाइड लैंपों में नहीं, कार्बाइड एल्यूमिनियम नहीं। कार्बाइड लैंप में क्या होता है? एसिटिलीन यूज होता है। एसिटिलीन बहुत चमकता है, ज्वाला की प्रदीपन क्षमता बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका उपयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। 38 देख लो अब। सी करेक्ट चुनना है। पॉलीटेट्राफ्लूरोएथाइलीन या फिर टेफ्लॉन, टेफ्लॉन कोटिंग कराएंगे, आया कुछ याद? इसका उपयोग नॉनस्टिक बर्तन, गैस्केट आदि में किया जाता है। नायलॉन 66 प्लास्टिक, रेशे, टायर, इन सब के लिए। केवलार बुलेट प्रूफ चीजें बनाने के लिए, और टैक्सोल कैंसर रोधी पदार्थ बनाने के लिए। सी सही हो गया आपका। 1 3 4 सही है। दूसरा क्यों गलत हुआ? ये नायलॉन 6 है, 66 नहीं 6, इसको परलॉन भी कहते हैं, ठीक है। नायलॉन 66 नहीं है। सही चुनिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकाने के लिए किया जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वा रिजिया, ये सब, इनका टेफ्लॉन पे कोई असर नहीं होता, कितना भी तेज टेम्परेचर हो। सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक प्राकृतिक फाइबर की तरह बहुत बड़ी इकाइयों से बने होते हैं, जिनको पॉलीमर्स कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेकंड और थर्ड सही है। जिंक ऑक्साइड यूज होता है, ठीक है, यूटेंसिल्स को चमकाने के लिए। तो अब आपको कुछ चमकाना हो तो आप ये मंगा सकते हैं। इनकरेक्ट बताना है। सन के पौधों के डंठल के अंदर उगने वाले सेलुलोज फाइबर का उपयोग लिनन के कपड़े बनाने के लिए यूज किया जाता है, बड़ा महंगा होता है लिनन। कॉयर या नारियल फाइबर नारियल की भूसी से निकाला गया एक प्राकृतिक फाइबर है, और उसका उपयोग फर्श मैट, डोर मैट, ब्रश और गद्दे जैसे उत्पादों में किया जाता है। मोयार अंगोरा भेड़ के बालों से बना एक फाइबर है, सूत या उसका कपड़ा। संश्लेषित रेशों को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों के प्रकार के आधार पे आप उनको डिवाइड कर सकते हैं, रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, सबके कपड़े बनते हैं आजकल। ये आपका अंगोरा जो है, मोहेर जो है, ये अंगोरा बकरी से बनता है, ठीक है, भेड़ नहीं, बकरी, बकरी लिख रहे थे हम, गोट, ठीक है। मोहेर या फिर ये फाइबर है जो हेयर से बनता है, गोट के। गलत चुनना है यहाँ पे आपको। पेंसिल कोर ग्रेफाइट, पेंसिल कोर जो होते हैं वो ग्रेफाइट से बने होते हैं। ग्रेफाइट को मिट्टी के बाइंडर के साथ मिला के जो भूरे या काले निशान छोड़ देता है, और उसको मिटाया भी जा सकता है आराम से, है ना। ग्रेफाइट भूरे काले रंग का एक चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ है। इसका उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में, ल्यूब्रिकेंट के रूप में होता है। पर्ल, मोती, इसमें 85% कैल्शियम कार्बोनेट है, 2-4% पानी है, और कोइंचुलिन होता है 10% के करीब, 0 to 10%, डिपेंड करता होगा कितना क्या है। पेंसिल कोर्स ठीक दे रखा है, जो है ग्रेफाइट से बनते हैं। ग्रेफाइट जो है वो स्मूथ, शाइनी, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है
आपका ग्रेश ब्लैक कलर का, और ग्रेफाइट पाउडर जो है वो ल्यूब्रिकेंट के तौर पे होता है तैयार, और पर्ल में ही होता ही है, तो इसमें से तो कोई गलत है नहीं। 42 देखेंगे। धातुओं में सोने की रासायनिक सक्रियता सबसे अधिक है, जिसके कारण ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, फ्री स्टेट में मिलता है। सोना देखो जरा कितना महंगा हो रहा है। प्रदीप्ति ट्यूब आमतौर पे कम दबाव वाले पारा वाष्प और आर्गन गैस से भरी होती है, फ्लोरेसेंस ट्यूब्स की बात हो रही है। गैर धातु हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सबसे कठोर है, जबकि प्लैटिनम सबसे कठोर धातु है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल में अम्लीय एवं क्षारीय पदार्थ घुले होते हैं, जिसके कारण जल अशुद्ध हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 सही है, पहला क्यों गलत हो गया भाई? लोएस्ट होगा ना, खुद सोचो। हाईएस्ट होगा तो रिएक्ट कर जाएगा, तो फ्री स्टेट में कैसे मिलेगा? सबसे कम रिएक्टिव है, इसलिए फ्री स्टेट में मिल रहा है। पहन भी नहीं पाओगे ज्यादा रिएक्टिव होगा तो। इनकरेक्ट बताना है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निकल धातु का यूज होता है, कैटलिस्ट के तौर पे। प्याज और लहसुन में गंध का कारण है सल्फर। जीरोलाइट किस लिए यूज होता है? पानी को मृदु बनाने के लिए, हार्डनेस कम करने के लिए। बेरियम क्लोराइड का यूज पेट के एक्सरे में बेरियम भोजन के रूप में किया जाता है, बेरियम मील। डी गलत हो गया। बेरियम सल्फेट यूज होता है, ठीक है, एज बेरियम मील। 44 में गलत देखना है। जंग मुक्त लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे के साथ मिलाया जाता है, जिसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं, वो ये जंग मुक्त होती है। जब पारा किसी धातु के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमेल्गम कहते हैं। दांतों के छिद्रों में चांदी के पारे का मिश्रण भरा जाता है। शीशे के पाइप, लेड पाइप्स जो होते हैं, वो पानी पीने वाला पानी के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये लेड हाइड्रोक्साइड भाई जहरीले पदार्थ प्रोड्यूस करते हैं, तो वो पानी के साथ मिलेगा तो फिर जहर पियेंगे लोग। ये नहीं, 44 का आपका आंसर है सी। गलत पूछ रहा था ना, तो इसमें से कोई गलत नहीं है, सी। सारे सही हैं, तो ये याद रखना आप क्या यूज होता है और क्या नहीं। करेक्ट बताना है। जेनॉन गैस जो हवा से भारी है उसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। इसकी मात्रा कम है वायुमंडल में। कुछ प्रमुख गैसें अल्फा क्लोरो, एसिटोफेनॉन, एक्रोलिन, ये सब। अमोनिया का उपयोग आंसू गैस में किया जाता है। जिंक फॉस्फाइड ट्यूबलाइट में कम दाब पे पारे वाष्प पर मुख्य रूप से आर्गन से भरी एक अक्रिय गैस होती है। क्रोमियम मिश्र धातु का उपयोग विद्युत ताप उपकरणों के लिए तापी घटक बनाने के लिए किया जाता है। तो 1, 2, 3 सही हो गया। तो आपका 4th क्यों गलत हो गया? यहाँ पे नाइक्रोम यूज होता है, क्रोमियम नहीं। 46 में आपको गलत चुनना है। क्या कह रहा है? पोटेशियम परमैंगनेट एक गहरे बैंगनी रंग का यौगिक है, जिसका उपयोग एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है, लाल दवाई जिसको बोलते हैं। बर्तन और कपड़ों पे भूरे धब्बे पानी में मैंगनीज की अधिकता का संकेतक है। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को ट्रिटियम कहते हैं। और परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। क्या हो जाएगा आंसर? डी गलत हो जाएगा। प्लम पुडिंग मॉडल है जे थॉमसन का। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का क्या है बताइए जरा आप। सही चुनना है यहाँ पे आपको। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत अधिक घनत्व वाली गैस को बेहद कम तापमान पे ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोने को तकनीकी रूप से पायराइट या आयरन सल्फाइड के रूप में जाना जाता है। एसीटोन और अल्कोहल के इस मिश्रण को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्राइट एक रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग डायनामाइट बनाने में होता है। तो सी आपका सही है, 1, 2, 3, 4 सही है। पहला क्यों गलत हो गया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें कूल किया जाता है बहुत ही कम डेंसिटी पे, बहुत ही लो डेंसिटी होती है और बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, दोनों चीजें लो होती हैं, ठीक है। 48 में आपको गलत चुनना है। रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच और स्थायित्व प्रदान करने के लिए सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जैसे कहते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और कार्बनिक अम्ल प्रदान करता है। समताप मंडल का निचला हिस्सा क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करने के लिए कार्बनिक अम्लों को विघटित करता है, डिकम्पोज करता है। तो कोई गलत है नहीं इनमें से, ठीक है। वल्कनाइजेशन भी ठीक है। लोअर पार्ट जो है स्ट्रेटोस्फीयर का, ये जस्ट अबव है ट्रोपोपोज के, ये भी ठीक दिया हुआ है।
गलत चुनना है आपको। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स जो है इसकी स्मेल मिथाइल सैलिसिलेट जैसी होती है। पेट्रोल में इथाइलिन डाइब्रोमाइड मिलाने से ईंधन की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है। कार्बनिक पदार्थों में सेलुलोज प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर है, बहुत अबंडेंटली मिलता है नेचर में। इसमें से भी कोई गलत नहीं है। 50th में गलत देखेंगे, यूरिक एसिड जमा हो जाए तो धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट सबसे आम यौगिक है, मोस्ट कॉमन कंपाउंड है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन बनता है। इथाइल मरकैप्टन को हवा में फैलकर एलपीजी के रिसाव का आसान, मतलब एलपीजी की अपनी कोई स्मेल नहीं होती है, इसमें स्मेल मिला ही जाती है, वो होता है ये आपका इथाइल मरकैप्टन। क्या पूछ रहा है ये? गलत पूछ रहा है। बताइए, यूरिक एसिड थोड़ी होता है ये, लैक्टिक एसिड होता है। इसी की वजह से तो क्रैम्प्स होते हैं कई बार, ठीक है, और ये याद रखना। गलत चुनना है यहाँ पे आपको। क्रुक्स कांच में प्रयुक्त सीरियम ऑक्साइड सूर्य के हानिकारक यूवी किरणों को तेजी से अवशोषित करता है, तो वो इसलिए आप ये चश्मा वश्मा बनने में यूज होते हैं। फ्लिंट ग्लास का यूज लेंस, प्रिज्म, इन सब में होता है। फाइबर ग्लास बनाने के लिए कांच के रबरयुक्त प्लास्टिक का यूज किया जाता है। तो ये आपके सारे बिल्कुल सही है, ठीक है, रबराइज प्लास्टिक यूज होती है। 52 में आपको सही बताना है। कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट बारीक भूरे रंग का पाउडर सीमेंट के रूप में जाना जाता है। जब कोई ठोस गर्म करने पे सीधे गैस हो जाए तो इसको कहते हैं वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए घमौरियों के पाउडर में बोरिक एसिड का यूज किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये किसका गलत हुआ, ये बताओ मुझे। इसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। क्लास 6th में दिए हुए हैं ये प्रोसेस, 6ठी कक्षा में ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। चलिए 53 देख लो, सही बताना है। ऑक्सीजन पृथ्वी पे सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एल्यूमिनियम धातु तत्व है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। ब्रोमीन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है। और ऑस्मियम और इरिडियम सबसे हैवी हैं और सबसे डेंस हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सो योर आंसर विल बी बी। 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एलिमेंट है फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कैल्शियम के अयस्कों का, ओर्स का आपको चयन करना है। इसमें से कैल्शियम के कौन कौन से ओर्स हैं? तो कैल्शियम के ओर्स हो गए आपके, लाइमस्टोन होता है, कैल्साइट होता है, जिप्सम होता है, सुना है आपने जिप्सम? पक्का सुना होगा। और फ्लोरस्पार होता है। ये जो है आपका लिमोनाइट, ये आपका आयरन का ओर है, ठीक है। और आयरन के कुछ और ओर्स के नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। तो 1 to 4 हो गया आपका। गलत चुनना है यहाँ पे आपको। मैग्नीशियम का उपयोग हवाई जहाज और जहाज बनाने के लिए होता है, शिप्स एंड एरोप्लेन्स। एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज जो है वो यूटेंसिल्स वगैरह बनाने में यूज होता है। कॉन्स्टेंटिन जो है वो क्रोम कॉन्स्टेंटिन या फिर आयरन कॉन्स्टेंटिन थर्मोकपल्स के लिए यूज होता है, जो कि इसके निर्माण में मुंज मेटल का उपयोग स्वचालित फ्यूज, ऑटोमेटिक फ्यूज के लिए यूज होता है। गलत पूछ रहा है आपसे ये, डी गलत हो गया। रोज मेटल होता है, रोज मेटल, ठीक है, रोज मेटल। 56 में कौन सा टमाटर में पाया जाता है? कौन सा एसिड टमाटर में मिलेगा आपको? तो टमाटर में आपको मिलता है ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, मेलिक मिलता है, साइट्रिक एसिड मिलता है। बताइए, एसिटिक एसिड मिलता है आपकी चाउमीन में विनेगर, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। 57 में आपको गलत बताना है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट स्विमिंग पूल को साफ करने में यूज होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट चौक, अग्निरोधक खिलौने, सजावटी वस्तु इसमें। पोटेशियम नाइट्रेट उर्वरक, कांच, गन पाउडर, दवाओं में। सोडियम सल्फेट कागज बनाने के लिए, लकड़ी की लुगदी बनाने में यूज होता है। तो बी आपका आंसर है, 1 to 4, ठीक है। थर्ड क्यों गलत है? पोटेशियम नाइट्रेट का जो इस्तेमाल है वो होता है फर्टिलाइजर्स में, ग्लास में, गन पाउडर में, मेडिसिन में। ये एक सेकंड, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना ये? हाँ, ये तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो 1 to 4 गलत हो गए। ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, हाइपो जो पानी साफ होता है जिससे, और यहाँ पे हेमीहाइड्रेट यूज होता है, ठीक जी। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है, हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित द्रवों और उनके पीएच मान से संबंधित आपको सही विकल्प चुनना है। आप मुझे पीएच की फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट करके, फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जिससे मुझे याद रहे। अब आप बताएंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बताइए। देखिए, ह्यूमन ब्लड है 7.4, ब्लैक कॉफी है 5, लाइम वाटर होता है 10.5, तो आपका आंसर है ये। और मानव म्यूकस, ह्यूमन म्यूकस होता है 6.4।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। सही बताना है। नाइट्रोबेंजीन का उपयोग ट्राई नाइट्रोबेंजीन नामक विस्फोटक के निर्माण में किया जाता है। डाइक्लोरोमीथेन का उपयोग एरोसोल स्प्रे प्रणोदक के रूप में किया जाता है, प्रोपेलेंट। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का उपयोग रबर और गोंद के निर्माण में किया जाता है। ये वही गैस है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में निकली थी। ये सारी बातें आपकी सही हो गई हैं। 60th में आपको सही बताना है। पारदर्शी साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए इसमें उच्च तापमान पे इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है। जैसे पियर्स हो गई आपकी जो सोप है, पारदर्शी मान सकते हैं उसको। कपड़े धोने का साबुन, कपड़ों में ग्रीस, ठोस कण, कार्बनिक पदार्थ, इन सबको हटाने के लिए इसमें सोडियम सिलिकेट, बोरैक्स, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम रेसिनेट, ये सब मिलाया जाता है। शेविंग साबुन में अधिक झाग बनाने के लिए इसमें रेजिन नाम का एक गोंद मिलाया जाता है। ये आपके सारे बिल्कुल सही हैं। 61 में आपको गलत चुनना है। वे सहजीवी हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का उत्पादन करते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स कहते हैं। वे प्राणी जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, द्वितीयक सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। ये परजीवी हैं, अर्थात अपने भोजन दूसरे जीवों से लेते हैं। शाकाहारी या शाकाहारी जानवर प्राथमिक उपभोक्ता हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। और आपका फ्रियोटोफाइट क्या है? गहरी जड़ वाला पौधा है जो अपने पानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संतृप्ति क्षेत्र या फाइटिक क्षेत्र के ऊपर केशिका किनारे से प्राप्त करता है, कैपिलरी फ्रिंज से प्राप्त करता है। क्या हो जाएगा आंसर? पहला गलत हो जाएगा। देखिए, ये सिम्बायोटिक नहीं है, ये स्वजीवी है, सहजीवी नहीं है, सेल्फ सस्टेनिंग है। खुद अपना खाना जो बना रहा है, प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है। 62 में गलत देखना है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने साधारण माइक्रोस्कोप के तहत कॉर्क में मृत कोशिकाओं को देखा और उन्हें सेल्स कहा, सेल्स की खोज की बेसिकली। कोशिका सिद्धांत सबसे पहले 1839 में शेडन और श्वान ने विकसित किया। कोशिका द्रव्य एक जेली है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से कोई गलत नहीं है। 63 में सही देखेंगे, क्या कह रहा है? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्वी जलिका को आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषक वर्णक पिगमेंट कहते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। 134 सही है। दूसरा क्यों गलत हुआ? ये सुसाइडल बैग होता है आपका लाइजोसोम, लाइजोसोम। 64 में आपको गलत चुनना है। भ्रूण ग्रंथियां पाचन तंत्र में एक भाग में पाई जाती हैं जिन्हें ग्रहणी कहते हैं, ड्यूोडेनम। मनुष्य का मुंह प्रतिदिन 1500 मिलीलीटर लार का सलाइवा का उत्पादन करता है। अमाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। स्टमक एक मिक्स्ड ग्लैंड है जिसमें हार्मोन और पाचक रस स्रावित होते हैं। जाइमेस एक एंजाइम है, ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। गलत पूछ रहा है आपसे, सी गलत हो गया। स्टमक थोड़ी है, पैनक्रियाज है। अग्नाशय है एक मिश्रित ग्रंथि। 65 देखेंगे। जब हम क्रोध, भय या खतरा महसूस करते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलाइन। वो कहते हैं ना एड्रेनलाइन रश, जैसे आप झूला झूलते हैं तब भी यही हार्मोन रिलीज होता है। महिलाओं के अंडाशय में से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। फेरोमोन्स विपरीत लिंग के साथियों को आकर्षित करने के लिए छोड़े जाने वाली गंध है। अग्नाशय के लैंगरेंस के आइलेट्स की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करती हैं। बी गलत हो गया है। कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं फीमेल्स की जो ओवरीज होती हैं? दैट इज एस्ट्रोजन। इनमें ना गलती करना, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। सही बताना है। ये फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी पीसीएस का। केमिकल नेम और उससे होने वाली डेफिशिएंसी बताएंगे क्या सही है। तो रेटिनॉल का केमिकल नेम है विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस या जेरोथैल्मिया से होता है। नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड होता है आपका B3। ठीक है, इसकी कमी से आपको पेलेग्रा होता है। ठीक, पेलेग्रा। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी, स्कर्वी होता है। विटामिन ई होता है टोकोफेरॉल, प्रजनन की कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर। ठीक है, तो 1, 3 और 4 आपका सही है। अच्छा एक सेकंड, ये करेक्ट पूछ रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे ये तो ठीक दे रखा है टोकोफेरॉल, बट इट इज विटामिन ई। ठीक है, कोई नहीं, चलिए वो देख लीजिए आप ऊपर, ऑप्शन क्या सही गलत है छोड़िए। इनकरेक्ट बताइए। रोग और जीवाणु, डिजीज और बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है बताना है आपको। तो डायरिया आपका किससे होता है? सैल्मोनेला टिफिम्यूरियम से।
ठीक है, सैल्मोनेला, या इंग्लिश वाले में देख लो आके ना, इस पे इजी हो जाएगा मार्क करना। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस होता है ट्रेपनोमिया पैलेडियम से, और टाइफाइड सैल्मोना टाइफी। तो ये आपका सही है ना। इनकरेक्ट हो गए 1 2 3, बी आंसर हो गया। 68 में आपको सही बताना है। एडिसन रोग कॉर्टिन हार्मोन के कम स्राव के कारण होता है। माइक्रोडेमा रोग थायरॉक्सिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होता है। एक्सोथैल्मिक गॉइटर डिजीज तब होता है जब थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा रिलीज हो जाए। तो ये तो आपके सारे बिल्कुल सही हो गए हैं। 69th में आपको सही चुनना है। बोरॉन की कमी से धान में खैरा लगता है, पूरा एक पापअप पिक मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे फ्री भी, ये सारी की सारी दी हुई है वहां पे। मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में भूरापन आता है, ब्राउनिंग। तांबे की कमी से नींबू में डायबैक होता है। जिंक की कमी से पत्ता गोभी में विप्टेल होता है। गलत पूछ रहा है, सॉरी सही पूछ रहा है, सी सही है। देखिए, जिंक की कमी से लगता है खैरा, ना कि बोरॉन। बोरॉन की कमी से बी फॉर बोरॉन, बी फॉर ब्राउनिंग, ठीक है। और मोलिब्डेनम की कमी से विप्टेल होता है। सही बताएंगे। क्लोरोप्लास्ट का वर्णन पहली बार ह्यूगो वॉन मोहल ने 1837 में हरे पौधे की कोशिका के भीतर किया था। तारक इकाई सेंट्रोसोम की खोज की वैन ब्रेंडन 1883 में, जिसको जिसको बाद में नाम दिया था थियोडोर बोवेरी ने। और क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने राइबोसोम डिस्कवर किया 1995 में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले की थी एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने 1857 में। 1 2 and 4 इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग। 1995 में लाइजोसोम, जो अभी आपने सुसाइटल बैग्स देखे थे, वो डिस्कवर किए थे, ना कि राइबोसोम। गलत बताना है। एडेंसोनिया डिजिटेटा सबसे लंबी जड़ वाला पौधा है। सीरियस जाइंटियस सबसे विशाल नागफनी के रूप में जाना जाता है। साइकस सबसे बड़ा पादप अंड है। साइकस बीजांड का व्यास है 6 to 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसमें से कोई गलत नहीं है। 72 में सही बताएंगे। पोलियो से बचाव के लिए वैक्सीन की खोज की थी जोनास सॉल्क ने। एबीओ जो ब्लड ग्रुप है, इसकी जो डिस्कवरी है आरएच फैक्टर की और एंटीजन की, ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। जॉर्ज बीटल और एडवर्ड टाटम ने एक जीन, एक एंजाइम, एक रासायनिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया था। वन थ्योरी, वन जीन, वन एंजाइम, वन केमिकल रिएक्शन। ये आपके सारे सही हो गए हैं। 73 देखेंगे। तिलचट्टे के नर जनांगों की ग्रंथियों को पेरिनियल ग्रंथियां कहा जाता है। मेल जेनाइटल्स ऑफ कॉकरोच। तिलचट्टे एवं कीटों के मादा जनांगों में पाई जाने वाली ग्रंथियों को फेलिक ग्रंथियां कहा जाता है। और खरगोश में पाई जाने वाली गंध ग्रंथियों को यूट्रिकुलर ग्रंथियां कहा जाता है। और सरीसृपों की जंगांगों में फेरोमोन का जो स्त्राव करती हैं ग्रंथियां, उनको कहा जाता है फेमोरल ग्रंथियां। सही पूछ रहा है आपसे। देखिए डी सही है। अब ये क्यों गलत हुआ, ध्यान दीजिएगा। जो मेल जेनाइटल्स हैं उनको कहते हैं फैलिक, ये नाम से पता चलता है। और जो फीमेल जेनाइटल्स हैं उनको कहते हैं, जो ग्लैंड्स मिलते हैं कॉकरोचेस में, उनको कहते हैं यूट्रिकुलर, यूट्रिक्यूलर। और जो सेंट ग्लैंड्स होते हैं उनको कहते हैं पेरिनियल ग्लैंड्स। 74 में आपको गलत चुनना है। एडविन बटलर को पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। रॉबर्ट कोच बैक्टीरियोलॉजी के जनक हैं। एंटोन वॉन ल्यूवॉक माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं। और ग्रेगर जॉन मेंडल सुजनकी के, यूजेनिक्स के जनक माने जाते हैं। कौन सा गलत है पूछ रहा है, तो आप बताइए किसके जनक माने जाते हैं? जेनेटिक्स के। क्लास 9th मटर पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे इन्होंने, अनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं। 75 में आपको गलत बताना है। गोंघे के संवर्धन संबंधी अध्ययन हेलीकल्चर के अंदर आते हैं। हेलीकल्चर स्नेल्स की स्टडी, ठीक है। और कृषि उत्पादन में केंचुआ पालन संबंधी वर्मी कल्चर। और जो पेड़ और झाड़ियां हैं आर्बोरिकल्चर। कच्चा रेशम हॉर्टिकल्चर। इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये तो साफ देखने से पता चल रहा है, ठीक है। रेशम सेरीकल्चर, सिल्क एस फॉर सिल्क, एस फॉर सेरीकल्चर। ये भी पूरी एक लिस्ट है, उसी से सवाल आते हैं, पूरी लिस्ट बार बार रिवाइज करनी है। इनकरेक्ट देखना है। सेक्रेटिन हार्मोन ग्रहणी द्वारा निर्मित होता है, जो अग्नाशय रस के स्त्राव को उत्तेजित करता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य बिना पचे भोजन से पानी निकालना, शोषित एब्जॉर्ब करना, निकालना मतलब। अग्नाशय रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में सहायता करते हैं। जीभ के आधार पर रिसेप्टर्स होते हैं, कहाँ पे? बेस पे, जो मीठे स्वाद का, जिससे हमें पता लगता है। डी गलत हो गया है। ये जो रिसेप्टर्स हैं ये कड़वा मतलब बिटर स्वाद हमें बेस से पता चलता है। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, ऐसे याद कर लिया करो।
गलत चुनना है। जब किसी कारण से किडनी खराब हो जाती है और खून को साफ करने में असमर्थ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में डायलाइजर का यूज होता है जो कृत्रिम किडनी की तरह काम करता है। संवेदी अभिवाही तंत्रिका कोशिका इंद्रिय अंगों से संवेदी आवेग प्राप्त करती हैं और उन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती हैं। अग्न मस्तक, प्रमस्तक, थैलेमस, हाइपोथैलेमस से बना होता है। सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का एक इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट है। तो कोई गलत नहीं है इसमें से। फोर ब्रेन बना है इन सब चीजों से, याद रखिएगा। 78 में आपको गलत चुनना है। शरीर के विभिन्न भागों में स्थित अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन स्रावित करने वाले उत्तक कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम बनाती हैं। ग्रंथि कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं, ग्लैंड की बात हो रही है, टिश्यू हैं, ऑर्गन्स हैं, जो कुछ सब्सटेंस को सिंथेसाइज करती हैं और उनका स्राव करती हैं। यही सारा प्रॉब्लम होता है क्रिएट हार्मोन से। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकाजन का स्राव करती हैं जो यकृत में जमा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करके रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। ये भी आपके सारे बिल्कुल सही हैं। गलत बताना है इसमें भी। एथलीट फुट बीमारी होती है ये जो है फंगस से होती है, एपिडर्मोफाइटन फ्लोकसम, और ये इन्फेक्शियस है, संक्रामक रोग है। कंठमाला या फिर मम्प्स वायरल डिजीज है, ये पैरोटाइड ग्लैंड्स जो है फूल जाते हैं। बॉटुलिज्म जो है ये टॉक्सिन से होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिन, उसकी वजह से ये रोग हो जाता है। ये भी आपके सारे सही हैं। 80th में गलत बताना है। चूहों को मारने और उनसे बचाव के लिए घरों में डीटीटी अथवा पायरिथिन, नेफ्था, कपूर आदि का यूज होता है। प्रालिथिन एक प्रकार का पायरेथ्रॉइड कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड है जो मॉस्किटो रिपेलेंट के रूप में यूज होता है। फॉस्यूला एक चपटा यकृत कृमि है, फैट लिवर वोम है जो भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि के यकृत की बड़ी पित्त नलिकाओं में पाया जाता है। सेरेब्रल प्लासी या मस्तिष्क पक्षाघात एक डिसऑर्डर है, सेरेब्रल डिसऑर्डर है। ए गलत हो गया आपका। ये जो है आपका डीटीटी, पायरेथ्रिन, नेफ्था, कैम्फर, ये जो है मॉस्किटोज के लिए होता है यूज, ना कि रैट्स के लिए। चूहे कहाँ मर रहे हैं इससे। चलिए 81 देखेंगे। जब भी किडनी द्वारा कम या अधिक मूत्र उत्पादन के कारण सामान्य स्तर में गड़बड़ी हो तो रक्त में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है और लैक्टिक एसिड क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरा वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। क्लोरेला क्लोरोफेटा से संबंधित एक कोशीय हरे शैवाल की एक प्रजाति है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में क्लोरे का अधिकतम दक्षता 8% है। हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में कच्चे माल के उत्पादन में CO2 और H2O का उपभोग करके भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ए गलत हो गया। देखो, जब नॉर्मल लेवल डिस्टर्ब हो जाए या तो कम या ज्यादा प्रोड्यूस हो तो ब्लड लेवल जो है यूरिक एसिड के बढ़ जाएंगे। तो लैक्टिक कहां से आया यहाँ पे, तो यूरिक एसिड के तो क्रिस्टल्स जमा होंगे। सही चुनना है यहाँ पे। उत्तेजक पदार्थ के रूप में हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1906 में स्टर्लिंग ने किया था। जब पौधे मिट्टी से जल या कार्बनिक तत्व लेते हैं तो मिट्टी में कार्बनिक तत्व खनिजों के रूप में मौजूद होते हैं। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, पानी। जाइलम फूड। बताइए सही कौन सा है। ए सही है। दूसरा कैसे गलत हुआ। देखो, जब प्लांट्स ऑर्गेनिक नहीं लेते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो हैं ये मिनरल्स के तौर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फ्लोएम और फूड याद रखना। फ्लोएम एफ फॉर मतलब फ से फ्लोएम और फ से फूड, और जाइलम है पानी, वाटर। बस ये याद रखना। एक को मिला लेना नाम से और एक को ऐसे याद रख लेना। गलत बताना है। अमरबेल पूर्णतः स्तंभाकार परजीवी जिम्नोस्पर्म पौधा है और पतला तना है, कमजोर पीले रंग का है। सैफरन केसर एक मसाला है जो इरिडेसी कुल के पौधे क्रोकस सैटिवाइस के फूल की वर्तिका और वर्तिकांग से प्राप्त होता है, स्टिग्मा और स्टाइल से। भिंडी के पौधे का वानस्पतिक नाम है एबिलोमुस्कुलस एस्कुलेंटस। अब घर जाके बोलना मम्मी ये बना लो, इसका पूरा भाग खाया जाता है। ऐसे याद हो जाती हैं चीजें, ठीक है। सारे सही हैं। 84 गलत चुनना है इसमें भी। सन, पटसन, जूट के तनों से रेशा प्राप्त किया जाता है जबकि कपास फलों में स्थित बीजों के बीज आवरण से जुड़े रेशों से प्राप्त होता है। मलेरिया के उपचार के लिए क्विनैन एक इंपॉर्टेंट जो है औषधि है जो सिंकोना नामक आवर्तजीवी पौधे की छाल से, बार्क से ऑब्टेन होता है। कॉर्क ओक नामक पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, इसका नाम है कॉर्कस सुबर। क्या हो जाएगा आंसर। कोई गलत नहीं है। 85 में कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक का उदाहरण नहीं है, कह रहा है नॉट।
तो देखिए हड्डियां तो हो जाएंगी डिग्रेड, सिंथेटिक फाइबर नहीं होगा, पॉलिथीन नहीं होगा, कीटनाशक नहीं होगा, तो ये आपका आंसर है। क्लियर? 86 में आपको सही चुनना है। चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। ये अनुकूलनशीलता उसके किडनी की विशेष संरचना और कार्यप्रणाली के कारण है। अडेप्टेबिलिटी का एक एग्जांपल। मोती वास्तव में पिक्टेंडा या पर्ल ऑयस्टर मोलस्का संघ के जीवों से प्राप्त होता है। फॉस्फेट शर्करा नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के 3 घटक हैं। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस कर्क ने की थी। देखिए पहला गलत हो गया है। कैंगरू रैट होते हैं, सिर्फ रैट नहीं, आप ही बताइए, घर वाले रैट नहीं है ये कंगारू चूहा होता है जो सरवाइव कर सकता है बिना पानी के बहुत लंबे समय तक। गलत बताना है। रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन के कारण पानी के अणुजड़ों के कोटिकल कोशिकाओं में पानी के प्रवेश करते हैं, पुल के पानी में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ग्लूकोज में ऑक्सीजन वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। हृदय जिस निकटतम अंग को ऑक्सीजन युक्त जल देता है वो हृदय ही है, मतलब खुद को ही देता है वो। वह धमनी जो एक अंग से प्रारंभ होकर हृदय तक ना पहुंचकर दूसरे अंग में समाप्त हो जाए उसको हेपेटिक पोर्टल धमनी कहते हैं। तो डी गलत हो गया। कैसे? जो वेन स्टार्ट करती है एक ऑर्गन से और हार्ट तक नहीं पहुंचती है उसको हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं, वेन। ठीक है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से शुरू होती है और लिवर तक पहुंचती है। गलत बताना है। रेटिना की शंकु कोशिकाएं और उनके वर्णक आइडोस्पिन प्रकाश में वातावरण में एक्टिव हो जाते हैं। ग्लूकागोन का मुख्य कार्य यकृत में संग्रहित ग्लाइकोजन में के ग्लूकोज में टूटने को प्रोत्साहित करता है। अस्थि मज्जा को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, बोन मैरो को। लिगामेंट वो संयोजक उत्तक है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। जैसे जो फुटबॉल वगैरह लोग खेलते हैं ना, सबसे ज्यादा इंजरी उनको लिगामेंट की होती है। बोन मैरो नहीं, स्प्लीन मतलब प्लीहा। 89 बताएंगे। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का दंतवलक है, डेंटल एनामिल है, बहुत हार्ड व्हाइट शाइनी है। कैल्शियम फास्फोरस फ्लोरीन बहुत जरूरी है दांत और दांतों की मजबूती के लिए। लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक के रूप में इसे शरीर के विभिन्न अंगों के उत्तकों तक पहुंचाने का काम करता है। तो कोई गलत नहीं है इसमें से। 90th में आपको सही बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा रक्त में बाइकार्बोनेट के रूप में शरीर में स्थानांतरित होती है, शेष कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसफर हो जाती है। देखिए प्रति घन मिलीमीटर रक्त में कभी करीब 5000 से 11000 श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। सबसे ज्यादा संख्या न्यूट्रोफिल, सबसे कम बेसोफिल है। फिटकरी एलम क्या है? कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। कोअगुलेशन बहुत अच्छा है इसका, जमावट शक्ति बहुत अच्छी है, तो रक्त प्रवाह को रोकने के लिए काम करती है। ये जब शेव वगैरह करते हैं घर पे तो उसमें फिटकरी का यूज होता है। 91 देखेंगे। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क भाग का एक पार्ट है और ये भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, तृप्ति, तापमान को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम सबसे बड़ा भाग है और ये स्वैच्छिक क्रियाएं, स्मृति क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। मानव के पश्च मस्तिष्क या फिर रोम्बेंसिफेलॉन में मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लिंगेटा है जिसे अक्सर मेडुला कहा जाता है। 1 और 3 गलत हैं। पहला हाइपोथैलेमस जो है, एक सेकंड, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना ये। हाँ, तो ह्यूमन हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है, सारे देखते हैं क्वेश्चन, सेरिब्रम है, ये करेक्ट होगा। हाइपोथैलेमस बिल्कुल ठीक है, फोर ब्रेन का पार्ट है, और ह्यूमन ब्रेन या हिंड ब्रेन ये भी ठीक है, इसको मेडुला कहते हैं। ये सेरिब्रम है, सेरिब्रम, ये करेक्ट पूछ रहा है, तो 1 और 3 करेक्ट है। ठीक है। 92 में आपको गलत चुनना है। कॉफी, चाय या विस्की के सेवन से शरीर में एडीएच हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है। वैसोप्रेसिन या एडीएच की अधिकता के कारण मूत्र गाढ़ा हो जाता है, खून पतला हो जाता है और बीपी बढ़ जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। शिशुओं में जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम होता है किंतु वयस्कों में इसका अभाव होता है। गलत पूछ रहा है आपसे ये। ए, ये बढ़ा नहीं देता इसका अमाउंट, घटा देता है इसका अमाउंट। एडीएच का अमाउंट घटा देती हैं ये सब चीजें। अनिवार्य अमीनो अम्ल का आपको चयन करना है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं इसमें से? तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं आपके हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन और फेनाइलमाइन। ठीक है।
ये अनएसेंशियल है। टायरोसिन हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, और सेरीन हो गया, ग्लिसिन हो गया, तो बी इसका आंसर है। 94 में आपको गलत चुनना है। लिनोलिक एसिड और लिनोलिक एसिड मानव लिनोलेनिक एसिड जो है वे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। अल्फा लिनोलिक एसिड एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो रक्त वाहिकाओं में वसा के संचय को रोकने में सक्षम है। ओमेगा 3 इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। पौधों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलेज या एमाइलोइप्सिन के रूप में मौजूद होता है। तो कोई गलत नहीं है इसमें से, ये सारे सही हैं। 95 में आपको गलत चुनना है। हाइपरमेट्रोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष एक नेत्र दोष है जिसमें क्या होता है, जो पास की वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की धुंधली दिखाई देती हैं। मायोपिया में दूर की ठीक दिखाई देती है, पास की गलत दिखाई देती हैं। और दृष्टिवैषम्य मतलब एस्टिग्मेटिज्म में व्यक्ति की दृष्टि कम हो जाती है, वस्तुओं को ऊपर नीचे तथा दाएं बाएं नहीं देख पाता है। ये क्वेश्चन ना गलत हो जाए किसी का, 1 और 2 गलत हो गए हैं। ये है हाइपरमेट्रोपिया नहीं, ये मायोपिया है, और ये हाइपरमेट्रोपिया है। मायोपिया होता है जो स्टार्टिंग से चश्मा लगता है वो मायोपिया की वजह से लगता है, ठीक है। और ये कॉनकेव लेंस से करेक्ट होता है मायोपिया, और ये कॉन्वेक्स से होता है करेक्ट। लेंस, मिरर नहीं, लेंस। गलत चुनना है। दिल का दौरा पड़ने के बाद जो पहला घंटा होता है उसको गोल्डन आवर कहते हैं। रेडियो सोडियम का उपयोग मानव शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है। ब्राइट्स रोग, यूरीमिया भी कहते हैं इसको, ये शरीर में लिवर को अफेक्ट करता है। एंड एनोस्मिया या इनसेंसिटिविटी टू स्मेल, सूंघ ना आना, इसमें क्या है, पर्सन की स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। सी गलत हो गया। ब्राइट्स डिजीज में यूरेमिया जो है इससे किडनी इफेक्ट होती है, किडनी का रोग है ना कि लीवर का। सही चुनना है। इंस्टीट्यूट्स और उनकी लोकेशन दी हुई है, देखिए जरा। तो देखिए, ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है गुड़गांव में, लिख लीजिए सारे। अस्थि वाला है कोलकाता में। बोटानिकल रिसर्च है लखनऊ में, आंसर हो गया आपका। और इम्यूनोलॉजी वाला है नई दिल्ली में। 98 में गलत चुनना है आपको। मस्तिष्क संबंधी विकारों का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राम का यूज होता है। अगर हार्ट रेट बढ़ जाए घट जाए तो पेसमेकर लगाया जाता है उसको ठीक करने के लिए। चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई जो है ये बहुत ही ज्यादा महंगा तो है ही, साथ साथ डिफॉर्मिटीज बहुत ही बारीक पता लगाने के लिए इसमें किया जाता है यूज। सही है सारे। 99 में आपको गलत चुनना है। ट्रोफोलॉजी क्या है? पोषण विधियों का अध्ययन। मार्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन, क्यों करता है कोई चींटियों का अध्ययन। टेटोलॉजी अर्जित लक्षणों मतलब एक्वायर्ड ट्रेट्स। और फिजियोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। गलत पूछ रहा है आपसे, दिस इज इथोलॉजी, इथोलॉजी, ठीक है। बताएंगे आप फिजियोलॉजी क्या है फिर। गलत चुनना है यहाँ पे। टमाटर लाल है लाइकोपीन के कारण, करेला कड़वा है ओलिवी मोरिसन के कारण, गाजर लाल है एंथोसाइनिन के कारण, गाजर नारंगी है जो गर्मी वाली गाजर होती है कैरोटीन के कारण। तो बी गलत हो गया ना, बाकी सब ठीक है। करेला क्यों कड़वा है? करेला कड़वा है मेमोर डी कोकाइट के कारण, डी को साइट बोल लो इसको, ठीक है, मेमोर डी सॉल्ट, इसके कारण। ठीक, बाकी सही हैं सारे। चलिए, तो ये टेस्ट तो हमारा खत्म हो जाता है। अब आप बताइए जरा कैसा चल रहा है आपका साइंस की तैयारी, कितना आपका स्कोर रहा, पूरा अच्छे से पढ़ पा रहे हैं क्या नहीं, थोड़ा थका हुआ महसूस हो रहा है नहीं। HIIT वर्कआउट है ये हमारा, पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको। तो रिजल्ट्स भी इसके वैसे ही हैं, एकदम शानदार। फटाफट से अपना स्कोर बताइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत पॉजिटिव रहिए, बहुत अच्छे से दी गई चीजों को रिवाइज करते रहिए। रिविजन से ही गाड़ी निकलेगी आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।